हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के सेकेंड स्टेज यानी कि CB2 जो एग्ज़ाम होता है उसका आपका 21 जनवरी 2019 का दूसरी शिफ्ट का पेपर। ठीक है। इसके इसके पहले हमने पहली शिफ्ट का पेपर करा दिया था, तो जिन्होंने अभी अभी तक पहली शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है 21 जनवरी 2019 का, तो वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से ज़रूर देखें। ठीक है। और फ्रेंड्स बता दें कि जो आपका इसमें हम कराने वाले हैं पार्ट ए। ठीक है, क्योंकि जो CBT2 होता है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है। ठीक है। पार्ट ए में दोस्तों 100 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन किसके रहते हैं, ट्रेड के। ठीक है, जो भी आपने ट्रेड ली हुई हो वही उसी ट्रेड के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है। तो 100 क्वेश्चन में दोस्तों हम कराने वाले हैं पूरे आपके अच्छे से क्वेश्चन सारे कराएंगे, और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 नंबर का रहता है, फिर मैथ्स और रीजनिंग और जीके वगैरह रहता है। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है CBT2 में, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर ये सब्जेक्ट आपका नहीं अच्छे से हो पाया ना, तो आपके जो है तो क्वालिफाई करने के चांस बहुत ही कम हो जाए, क्योंकि 40 नंबर आप अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर होता है। ठीक है, छोटा मोटा नंबर नहीं। 100 में से 40 नंबर यानी कि 40% नंबर, समझ रहे हो ना। तो इसलिए दोस्तों प्रीवियस और क्वेश्चन सारे आप करिए। ठीक है। और हम सारे PDFC क्वेश्चन आपको कराएंगे जितने भी CBT2 के रहे हैं। ठीक है। इसके पहले हमने CBT1 के सारे पेपर कराए हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसमें बोला जा रहा है आपका कि यदि ए, ठीक है, यदि एक साथ काम करते हुए ABC किसी कार्य को 4 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, हालांकि कार्य शुरू करने के बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो जो शेष बचा हुआ काम ए और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिनों में। बोला गया है कि ए यदि बी को अकेले कार्य करना पड़े तो उसे उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, कितने दिन का समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा कि बी की क्षमता क्या है। ठीक है। तो आप टोटल वर्क में बी की क्षमता अगर घटा मतलब कि उसमें डिवाइड कर देंगे, तो आपका यहाँ पर कितना समय लग रहा है वो निकल आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टोटल वर्क आप देखेंगे कितना आएगा, कि देखो ए बी और सी यहाँ पर मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। उसके बाद बोला जा रहा है कि हालांकि कार्य शुरू करने के बाद बी कार्य छोड़ देता है, यानी कि जस्ट जैसे ही कार्य शुरू होता है तो बी कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है। तो बचा हुआ जो काम है ए और सी कितने दिन में करते हैं, 6 दिनों में। ठीक है। तो बचा हुआ जो कार्य होगा ना वो टोटल ही वर्क होगा, क्योंकि बी तो कर ही नहीं रहा है एक भी दिन कार्य, क्योंकि कार्य शुरुआत होने के तुरंत बाद ही चला जाता है। तो ए और सी टोटल वर्क को कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में। ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 12, यही हम टोटल वर्क मान लेते हैं। और इधर आपकी क्षमता आ जाएगी 3, ए और सी की क्षमता आ जाएगी 2। ठीक है। तो ए और सी की क्षमता आपकी अगर 2 आ गई, तो ए और सी की क्षमता अगर 2 है आपकी, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। तभी तो ए बी सी का योग 3 होगा। तो बी की क्षमता अगर आपकी 1 आ गई और टोटल वर्क 12 है, तो एक की इफिशियंसी से जो बी होगा ना कितने दिन में कार्य कर पाएगा, 12 दिन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एम किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैम पर लुढ़काया जाता है। ठीक है। रैम के निचले सिरे पर इसकी गतिज ऊर्जा 10 किलो जूल और वेग 20 मीटर पर सेकंड था। यदि इसकी प्रारंभिक गति 625 जूल थी, तो इसे किस वेग से रैंप के नीचे धकेला गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, रैंप बना लेते हैं एक। ये रहा आपका रैंप, और इसमें आपका बोला जा रहा है कि एक एम किलोग्राम द्रव्यमान वाले ड्रम को एक रैंप से लुढ़काया जाता है। ठीक है। यानी कि इधर ड्रम रखा है और जिसका मास एम है, और बोला जा रहा है कि यहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा निचले सिरे पर गतिज ऊर्जा यहाँ पर कितनी है, 10 किलो जूल। ठीक है। तो यहाँ पर जब नीचे आता है तो उसका जो है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 10 किलो जूल। ठीक है, 10 किलो जूल। और जो उसका वेलोसिटी यानी कि वेग जो है वो क्या दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि प्रारंभ में उसकी गतिज ऊर्जा 625 जूल थी। ठीक है। यानी कि प्रारंभ में यानी कि जब वह यहाँ पर था शुरुआत में, तो यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी, 625 जूल। तो आपसे बोला जा रहा है कि जब इसे किस वेग से रैंप से नीचे धकेला गया, यानी कि जब इसको धकेला जाता है रैंप में, ठीक है, तो कितना उसका वेग था। तो इसको निकालेंगे हम, इसको भी डैश मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इधर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है ना, तो काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है आपका, 1/2 मास इंटू वेग का स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी 10
किलो जूल है, यानी कि किलो को जब हटाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10,000 हो जाएगा आपका, बराबर आपके 1/2 मास आपको निकालना है। और वेलोसिटी आपकी 20 है तो इधर 4 से हो जाएगा 20 का वर्ग, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप पूरा तो 200 आ जाएगा। तो मास आपका, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 500 बार जाएगा। तो मास आपका कितना आ जाएगा, 500 बार नहीं जाएगा, 50 बार जाएगा, ठीक है। तो 50 किलोग्राम आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो एम की वैल्यू आपकी इधर कितनी आ गई, 50 किलोग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ से वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है, मास दिया हुआ है। तो आप इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी 1/2 और मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि इसको अगर काटते हैं आप तो ये कितनी बार जा रहा है, 25 बार, और 25 को इससे काटेंगे तो ये 25 बार, यानी कि जो आपका v डैश स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 25, और v डैश का मान क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा। ओके, क्लियर है। सबसे पहले हमने जो अंतिम उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, देखिए लास्ट में, तो वहाँ से हमने मास निकाला और पहले में फिर रख दिया, ठीक है, शुरुआत में। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर दो बाइनरी संख्याएं दी हुई हैं और पूछा जा रहा है कि इनके बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों डायरेक्ट बाइनरी को बाइनरी में घटाना नहीं आता है, अंतर उनके बीच में नहीं करने आता है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको डेसिमल में चेंज करिए, ठीक है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इधर 2 की पावर 0 हो जाएगा, 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। तो आपको केवल मतलब उससे रखना है जहाँ पर एक हो केवल, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा ना तभी तो उसका मान आ पाएगा। अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे जीरो ही हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इधर एक यानी कि 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 16, और प्लस आपका यहाँ पर एक इधर है, यानी कि 2 की पावर 7 प्लस कितना हो जाएगा 128 होता है 2 की पावर 7। तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 144, ठीक है। 144 में इसका जो है तो डेसिमल नंबर हमें निकाल के घटाना है। तो इधर करेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर देखो 0 है, यानी कि किसी भी की अंक की अगर पावर में 0 है तो एक ही होता है हमेशा, एक का मल्टीप्लाई एक, यानी कि एक तो इधर से आ गया आपका, और प्लस आपका क्या होने वाला है इधर, इधर इधर कितना है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होता है 8, फिर 2 की पावर 4 है आपका तो वो हो जाएगा 16, फिर 2 की पावर 5 है तो आपका 32 हो जाएगा, 2 की पावर 6 है तो आपका 64 हो जाएगा। तो इधर इन सभी को जब ऐड करेंगे तो आपका कितना होने वाला है, इधर से 40 और 80, 120 और 121, इसमें 121 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 23 आने वाला है। तो आप 23 का आपको बाइनरी नहीं निकालना है क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है ना तो बाइनरी में ही पूछा गया। देखो ऑप्शन आपकी बाइनरी में ही दी हुई है, तो आप देखो 23 को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले इस तरह कर लीजिए, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करना है आपको क्योंकि बाइनरी में चेंज करना है। तो यहाँ पर कितनी बार जा रहा है इसका भाग, 11 बार जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जा रहा है, रिमाइंडर 1 बचेगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे अब तो 2 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। और फिर अगर आप 2 से काटते हैं तो 0 बार जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जो बाइनरी नंबर लिखते हैं ना तो इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, यानी कि जो आपका आंसर होगा 1 0 1 1 1, ठीक है, यानी कि 1 0 1 1 1, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला 1 0 1 1, ठीक है। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका बोला जा रहा है इसमें कि एक समान, ठीक है, एक समान मीटर पैमाने का वजन 75 ग्राम है और इसे 50 सेंटीमीटर के निशान पर लटका दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आप देख रहे होंगे कि मीटर पैमाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये हमने फ्रेंड्स बना लिया है एक स्केल यानी कि पैमाना, और आप सभी लोग जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 10 सेंटीमीटर की हमने स्लॉट वाले 10 पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप बोला जा रहा है कि इसमें इसे 50 सेंटीमीटर के निशान पर लटकाया जाता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा तो इधर इसको लटकाया जाता है, यानी कि इधर आपका ये फलक्रम हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि 40 ग्राम के एक द्रव्यमान को 20 सेंटीमीटर के निशान पर, तो 40 ग्राम का एक द्रव्यमान है उसे 20 सेंटीमीटर के निशान पर तो यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर 40 किलोग्राम है, 40 ग्राम का वजन है और 20 सेंटीमीटर के निशान पर रखा जाता है, और 50 ग्राम के एक द्रव्यमान को 90 सेंटीमीटर के निशान पर रखा जाता है। तो 50 ग्राम का जो है उसे 90 सेंटीमीटर के निशान पर रखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। और इसका मास क्या है 50 ग्राम। बोला जा रहा है कि इसे
20 सेंटीमीटर सॉरी इसे 20 ग्राम के एक अन्य द्रव्यमान को कहाँ पर रखे जाने पर यह पैमाना स्केल संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये स्केल संतुलन की स्थिति में होगा, यानी कि इसी तरह हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो मास होगा ना, ठीक है, ये मास ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा इस तरफ। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज टार्क। ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा आपका। और जो ये मास होगा तो ये अपनी तरफ नीचे की तरफ लगाएगा नहीं, ये इस तरफ इसको ले जाएगा, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि जो अगर संतुलन की स्थिति में अगर इसको लाना है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा और क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, इनको बराबर करना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, यहाँ पर इसको कैसे करेंगे अब, तो अब आपसे देखो इसे और एक दूसरा हमें द्रव्यमान का एक 20 ग्राम द्रव्यमान का एक हमें जोड़ना है, तो हमें किस तरफ जोड़ना होगा, हम मान लेते हैं इस साइड जोड़े हैं। ठीक है, इस साइड हमें जोड़ना है और फलक्रम से यहाँ पर x सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ से अब आप पूछेंगे कि सर इस तरफ बाएं साइड ही क्यों जोड़ा, तो मैं आपसे कहूँगा देखो इधर आपका मास ज़्यादा है 50 ग्राम का। ठीक है, और इधर 40 ग्राम का है। अगर इसको संतुलन की स्थिति में लाना है ना आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, बाईं साइड ही जोड़ना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज की साइड ही जोड़ेंगे। तो क्लॉकवाइज टॉर्क सबसे पहले देखें, टॉर्क बराबर सबसे पहले आप देखें क्या होता है, तो टॉर्क टॉर्क बराबर आपका होता है क्या, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये होगी, देखो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखो मास सबसे पहले कितना है आपका 50 ग्राम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 20 30 40। ठीक है, तो 40 हो जाएगा। और बराबर आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में जो है, एंटी क्लॉकवाइज में कितनी है फलक्रम से दूरी, 1 2 3, यानी कि आपका 40 ग्राम का एक मास है और उसकी 30 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, अब प्लस में अभी क्या करना होगा आपको, प्लस में करना है आपको जो कि एक्स जो तो 20 ग्राम का एक द्रव्यमान जोड़ रहे हैं एक्स दूरी पर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इधर 2000 आ जाएगा और बराबर आपका इधर 1200 और प्लस आपका 20x। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आप निकालेंगे फ्रेंड्स, तो 1200 में जब आप जाएंगे यहाँ पर 2000 में 1200 जाएंगे तो 800/20, यानी कि आपका जो आने वाला है 40 सेंटीमीटर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको बाएं साइड में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 ग्राम का द्रव्यमान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 इधर हो गया, 10 20 30 40, यानी कि आपको कहाँ पर रखना होगा, इस 10 सेंटीमीटर के निशान पर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आप 20 ग्राम का जो द्रव्यमान रखेंगे, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है कि जो आपका 20 ग्राम का नया जो द्रव्यमान रखेंगे 10 सेंटीमीटर के निशान पर रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 46 सेंटीमीटर के निशान पर दिया हुआ, तो ये आपका रॉन्ग है फ्रेंड्स, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। इसका राइट आंसर होगा ना आपका वो 10 सेंटीमीटर के निशान पर उसको रखेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करना, देखो एक बार और बता देते हैं कि जो आपका फलक्रम हो ना, उसके बाएं साइड के जो टॉर्क होगा और दाएं साइड के टॉर्क को आपको बराबर कर देना। और टॉर्क बराबर क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका डिस्टेंस इनटू मास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीमेंस डैश की इकाई है। ठीक है, तो सीमेंस किसकी इकाई है, आपकी विद्युत चालकता। अब विद्युत चालकता के बारे में समझिए आप, तो विद्युत चालकता ये लिखा है आपका, और बोला गया कि किसी दिए गए वोल्टता अंतर के लिए। ठीक है, यानी कि किसी अगर पदार्थ में मतलब कि किसी भी पदार्थ की अगर वोल्टता में अंतर दिया हुआ है, तो उसमें विद्युत चालक क्या मापता है कि विद्युत घटकों के माध्यम से विद्युत कितनी आसानी से संचालित हो रही है, यानी कि विद्युत धारा कितनी आसानी से उसमें प्रवाहित हो रही है, वही दोस्तों विद्युत चालकता मापता है। ठीक है, तो विद्युत चालकता की इकाई क्या है, सीमेंस है। और आप पारगम्यता के बारे में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो ये पारगम्यता की दी हुई है, इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति एम्पियर। ठीक है, एम्पियर वर्ग। ओके, और वाट स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का मात्रक होता है। और आपका जो विद्युतशीलता यहाँ पर क्या होता है, आप ये सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारी ये जो पेज दिए हो ना, तो ये सारा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज करके गणना कीजिए
तो प्राप्त जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा उनके बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 1 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, और अगर आप वार्षिक लेते हैं तो आपका जो रेट हो जाएगा चक्र CI हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, केवल 10% ही होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही हो जाएगा 1 साल के लिए, अगर वार्षिक रूप से हम निकालें। ठीक है, तो अगर आप जो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालते हैं दूसरा वाला, तो यहाँ पर अर्धवार्षिक अगर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेट आपकी 5% हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और जो समय हो जाएगा 2 स्लॉट बन जाएंगे 6-6 महीने के। ठीक है, 1 वर्ष में 2 स्लॉट बन जाएंगे, इनकी 2 ईयर हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला, दो अगर 5% रेट है और 2 साल के लिए यहाँ पर हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो कैसे निकालते हैं, 5+5 × 5/100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10.25 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कितना आने वाला है आपका, इधर 10.25%। तो कितना अंतर आ रहा है, 0.25% का अंतर आ रहा है। तो आपको इस 10,000 का 0.25% आप जब निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि इसमें से जिस प्रकार आपका गन्ना से गुड़ संबंधित है उसी प्रकार नारियल से क्या संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि गन्ना से ही गुड़ निकलता है, तो जो नारियल से निकलता होगा बनता होगा वही आंसर हो जाएगा। तो नारियल से समुद्र तट तो बनता नहीं है, फल भी नहीं बनता, नारियल से क्या बनता है, नारियल की जटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन में आपको सिंपल सा आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर देखो ये रूट दिया हुआ है और ये भी रूट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका वर्ग है। तो ये बता दें कि ये 125 का वर्ग होता है। ठीक है, और आपका जब पॉइंट कितने अंक के बाद आएगा, दो दो के दो के जोड़े पे निकलता है, तो 1 2 3। ठीक है, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई आपका है, ये 16 का वर्ग होता है। ठीक है, और 4 अंक के बाद यहाँ पर रूट के अंदर है, तो 2 अंक के बाद बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर देखेंगे आप, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/, ठीक है, 1/8 होता है ये। ओके, और मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, 1/8 ही होता है ना, 1/8 ही होता है। जब 125/1000 करेंगे तो 1/8 ही आएगा, और ऊपर आपका 16/100। ओके, अब इसको जब देखेंगे तो ये 2 बार जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 अंक के बाद 0 लग जाएगा। ठीक है, दशमलव लग जाएगा, तो आपका 0.02 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। तो इसमें आपको इसका स्क्वायर मालूम होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि प्रतिरोधता रो एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले धातु के एक तार जिसमें 30 सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है के विभवांतर भी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो रो आपका दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि आपको क्या निकालना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं से हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है, आर बराबर रो इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। तो आपको यहाँ पर क्या एक और चीज़ पता होना चाहिए कि जो आर होता है ना, आर बराबर आपका होता है V/I होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्योंकि आर का कहीं पर भी यूज नहीं है, ठीक है, आर का कहीं पर यूज नहीं है, यानी कि आर को हमें चेंज करना है, तो आर बराबर V/I होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भी किसी भी उसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये जितने भी अब टी और क्यू में चेंज करना होगा धारा को। ठीक है, तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आपका क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर होता है Q/T। ठीक है, तो यहाँ पर आर का जब आप मान रखेंगे तो क्या रखें, डायरेक्टली यहाँ पर आई का मान जब रखेंगे तो V/Q और ऊपर चला जाएगा T। ठीक है, तो आर का मान डायरेक्टली आप V/T/Q रखें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका V/T/Q और बराबर आपका क्या हो जाएगा, रो इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, VA/T और बराबर आपका हो जाएगा रो L/Q। ठीक है, तो ये ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऐसा ऑप्शन केवल आपका पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे। क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक ग्रह की परिधि कितनी है, 3600 किलोमीटर है। यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है और इसे एक घूर्णन में 20 घंटे का समय लगता है, तो उसकी मध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर स्थित एक बिंदु की गति क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोई ग्रह है और जिसकी परिधि 3600 किलोमीटर है, और वह ग्रह अपनी जो है तो परिधि पर चक्कर लगाता है
और कोई अन्य गति नहीं करता और 20 घंटे का उसका टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपको इक्वेटर पर किसी बिंदु की आपकी गति निकालना, तो यहाँ पर सबसे पहले स्पीड बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस, यहाँ पर कितना हो गया 36, ठीक है 36,000 किलोमीटर, और बटे आपका घंटे कितने हैं 20 घंटे, ठीक है। और इसको मीटर पर सेकंड में आंसर लाना है आपको, देख रहे हैं इधर, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, अभी कर दीजिए। इधर आपको देखेंगे कि कितनी बार जा रहा है 1800 बार, और इसको काटेंगे तो ये आपका 100 बार जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो स्पीड हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला ही रहेगा, ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी हो, इक्वेटर पे हो या फिर पोल पे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि यहाँ एक कृत्रिम भाषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए कि इसी क्रमिक भाषा में निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह का अर्थ सुपर रिच है, ठीक है, सुपर रिच है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप कि रिच तो आपको कहीं पर मिल ही नहीं रहा, ठीक है, यानी कि आपको जो आंसर लाना है ना वो सुपर से ही लाना है, ओके। तो सुपर आप देख रहे हो कि इधर है, सुपर मैन है, तो मैन को जो मैन का आप देख लेंगे अगर, तो आप जो है तो सुपर का प्राप्त कर सकते हो। मैन इधर है, मैन और मैन इसमें है, तो यहाँ पर कौन है, कौन कॉमन है दोनों में, इधर ओडी है इधर भी ओडी है, ठीक है। तो ओडी ओडी कॉमन हो जाएगा मैन के लिए, जो बचेगा जुल, वो किसके लिए हो जाएगा सुपर के लिए, तो जो जिसमें जुल होगा वही आंसर हो जाएगा। तो जुल इसमें नहीं है कहीं पे, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से करना है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि समीकरण 4x + 6y = 9 द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल यानी कि स्लोप आपको बताना है। तो दोस्तों जब भी हम किसी समीकरण का स्लोप निकालते हैं तो उसको सबसे पहले किस में चेंज करते हैं, इस फॉर्म में y बराबर mx + c में, ठीक है, इसमें चेंज करते हैं, और जो x का मल्टीपल होगा ना वही उसका जो है तो स्लोप हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 6y बराबर क्या हो जाएगा -4x = 9, और y के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, इधर 6 है तो इसमें 6 को दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा -4/6x, और ये बराबर में आपका 9/6, ठीक है। तो सी से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा -2/3x, और माइनस का आपका कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, बराबर 0, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, x का मल्टीपल ही स्लोप होगा, ठीक है, -2/3। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की खोज की थी किसने, डेनियल रदरफोर्ड ने, ठीक है, 1772 में। हाइड्रोजन की आपसे पूछे तो हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश जो है तो हाइड्रोजन की खोज करते हैं। उसके बाद आप अगर आप देखते हैं ऑप्शन क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन के जो खोजकर्ता कौन है, कार्ल विलियम सीले, ठीक है, कार्ल विलियम सीले, ओके। और जो हीलियम के हैं दोस्तों इसके 3 लोग हैं, तो पहले हैं पियरे जॉनसन, ठीक है, तो पियरे जॉनसन है, और एक है नॉर्मन लॉकर, और तीसरे हैं प्रति टोडोर क्लीव, ठीक है, तो प्रति टोडोर क्लीव, ये आप ध्यान देना ये नाम सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करके आपको पता करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले P और Q के बीच में आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है आपके यहाँ पर A × B का अर्थ है A B का पिता है, यानी कि जो P हो जाएगा Q का पिता हो जाएगा, ठीक है। तो P में प्लस का लगाते हैं क्योंकि P जो है Q का पिता है, यानी कि पिता है तो वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि Q $R, तो डॉलर का अर्थ क्या है कि A B की बहन, यानी कि Q R की बहन हो जाएगी, तो Q R की बहन इधर हो जाएगी। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि R@S, तो @ का मतलब क्या है, A B की माता है, यानी कि R S की माता हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये माता होगा यानी कि फीमेल, यानी कि ये बहन दोनों हो जाएंगे, ठीक है, Q और R। तो बोला जा रहा है कि कौन सा सही होगा यहाँ पर, PS का दामाद है, PS का दामाद है, बिल्कुल नहीं है। जो S है ना, ठीक है, वो S क्या है, P के बेटी के लड़का या लड़की है, ठीक है, क्योंकि अभी जेंडर क्लियर नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें P का ही यहाँ पर संबंध पूछा गया S से, तो P का तो हमें जेंडर क्लियर है। तो जो P होगा ना S का नाना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो S की माता का पिता कौन है, P है, इसलिए नाना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 ट्रेनें एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं, और ट्रेन A 54 किलोमीटर की औसत चाल से चलते हुए शहर M से N की तरफ जाती है, ठीक है, और जबकि ट्रेन B
शहर एन से एम की तरफ जाती है, दोनों शहरों के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है। यदि दोनों ट्रेन 8 घंटे में एक दूसरे से मिलती है यानी कि पार करती हैं तो ट्रेन बी की औसत चाल क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ए ले लेते हैं, ठीक है, ट्रेन एम और एन लेते हैं, ठीक है। इधर ये एम है और इधर ये एन है। तो जो ट्रेन ए है वो एम से एन की तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, और उसकी स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। और जो यहाँ पर जो ट्रेन बी है वो एन से एम की तरफ जा रही है, किसी स्पीड से जा रही है, वो हमें एक्स स्पीड मानना पड़ेगा, वही तो निकालना है हमें। और उसको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 960 किलोमीटर, ठीक है। 960 किलोमीटर दूरी है एम और एन के बीच की दूरी। तो आपसे अगर बोला जा रहा है कि यदि दोनों ट्रेन 8 घंटे में एक दूसरे को पार करती हैं, यानी कि एक दूसरे को पार करती है यानी कि टोटल लेंथ वो दोनों तय करेगी कितनी, अगर पार कर रही है आपस में एक दूसरे को, तो टोटल जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ए ट्रेन इधर आ गई और बी ट्रेन इधर तक, यहाँ से यहाँ तक आ गई, यानी कि टोटल लेंथ वो कवर करेंगी 960 किलोमीटर। और कितने घंटे में कवर कर रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है, 8 घंटे से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा, ठीक है, प्रति घंटे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो इनकी जो फाइनल जो स्पीड होगी ना 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड होती है ना, अगर आप ए इस तरफ जा रहा है, बी उसके इस तरफ जा रहा है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत साइड अगर चल रहे हैं कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उनकी स्पीड का योग हो जाता है, प्लस एक्स बराबर यही 120 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स का मान इधर से 66 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो सभी को पता ही होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया है कि विनोद और मनोज के वर्तमान वेतन का अनुपात क्या है, 6:7 है। तो विनोद और मनोज हैं और इनके वर्तमान वेतन का अनुपात 6:7 है। उसके बाद बोला जा रहा है यदि दोनों के वेतन में 1600 की वृद्धि होती है तो यह अनुपात 8:9 हो जाता है, ठीक है। यानी कि 6 से 8 हो रहा है अनुपात और 7 से 9 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में कितने की वृद्धि हो रही है, +2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। +2 हो रहा है यानी कि +2 रेशियो ही बराबर हो जाएगा किसके, 1600 के, क्योंकि दोनों की वेतन में 16,000 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 16,000। तो एक रेशियो के मान क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मनोज का वर्तमान वेतन क्या है, तो मनोज का वर्तमान वेतन कितना था, 7 रेशियो, और एक रेशियो का मान हमें पता है कि 8,000 है, तो 7 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 56,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको देखना फ्रेंड्स कि उस शब्द का चयन करना है कि जो भिन्न हो, ठीक है। तो जूट, कपास और नारियल की जटा आपकी सभी से पेड़ों से प्राप्त की जाती है, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों ऊन जो होती है वो जानवरों से प्राप्त की जाती है, जैसे भेड़ हो गई, ठीक है, भेड़ से प्राप्त की जाती है ऊन। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला जा रहा है कि कौन सा नृत्य यहाँ पर पंजाब लोक नृत्य है, ठीक है, पंजाब का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिद्धा। और एक भांगड़ा भी होता है, ठीक है, भांगड़ा भी दोस्तों पंजाब का ही होता है। जो लेझिम दोस्तों कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और बगरुम्बा आपका असम का है, ठीक है। और नाटी आपका कहाँ का है, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों में ही कई कई जगह में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको इसका मान निकालना है, कोट 30 डिग्री। तो कोट 30 का मान क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। और माइनस आपका 1/2। और कोसेक 60 का मान क्या होता है आपका, 2/√3, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, और यहाँ पर 3 - 1/√3, तो आपका 2/√3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या मालूम होना चाहिए, सभी जो है तो एंगल के मान, ठीक है, कितने डिग्री पर कौन से किसका मान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है कि A4 सीट, ठीक है, A4 सीट की छोटी भुजा और A3 सीट की लंबी भुजा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं सभी सीटों के बारे में, तो हम आज बता ही देते हैं कैसे इनको निकालते हैं, ठीक है। आपको केवल A0 जो सीट होती है उसका ही साइज याद करना है कि वो होती है 841 मल्टीप्लाई 1189, ठीक है। अब क्या करना है कि इस 1189 का आपको आधा करना है, तो आधा जब आप करेंगे तो A1 की साइज क्या हो जाएगी, आधा करने पर आपका 594, ठीक है, पॉइंट में नहीं लेना है, 594 के आसपास हो जाएगा। और मल्टीप्लाई इसको इधर ही रखना है, ठीक है, 841। उसके बाद जो A2 हो जाएगी वो हो जाएगी 841 का आधा, यानी कि कितना हो जाएगा, 420। और मल्टीप्लाई इसको इधर ही रख देंगे, 594। और उसके पास A3 निकालेंगे तो 594 का आधा करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 297। और मल्टीप्लाई 420। उसके बाद A4 निकालेंगे आप तो इधर आपका 210 हो जाएगा, और 148, 148 हो जाएगा, ठीक है। 148 बोल रहा हूँ, आपका 297 ही रहेगा क्योंकि इसको इधर ही रखना है, ठीक है।
तो आपका 148 ही रहने वाला, सॉरी 197, 297। और उसके बाद A5 की अगर नाप निकालते हैं तो इधर आपका कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना करेंगे 148, और इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 210, ठीक है। और A6 की निकालते हैं तो आपके इधर कितना होने वाला है 55, और मल्टीप्लाई 148, 55 बोल रहा हूँ 105, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। आपको केवल A0 साइज की पता होना चाहिए, 841 मल्टीप्लाई 1189 होता है, ठीक है। तो आपसे अब पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, A4 सीट की साइज की छोटी भुजा, ठीक है। तो A4 की छोटी भुजा क्या है 210, तो इधर 210 लिखते हैं। अनुपात क्या निकालना है आपको, A3 सीट की लंबी भुजा, तो A3 सीट क्या है ये रही, और उसकी लंबी भुजा 420 है, तो इसके बीच का अनुपात क्या हो जाएगा 1:2, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, सॉरी चौथा। और कई बार फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो यहाँ पर जो कोई भी सीट होती है उसकी जो यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1:√2 होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछता है, ठीक है। जब हम जैसे इसका ही रूट निकालते हैं तो क्या होगा, अनुपात यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब बोला जा रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई यहाँ पर 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो जब भी हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो अगर विकर्ण दिए होते हैं 1/2 मल्टीप्लाई D1 इंटू D2, यानी कि विकर्णों का मल्टीप्लाई का आधा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 14, यानी कि 14 9 126, ठीक है। 9 क्यों किया, क्योंकि हमने डायरेक्ट 2 का भाग दे दिया 18 में। अगला क्वेश्चन, एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी दोस्तों आपकी एक तरह से विशेष है और यह उच्च गति संग्रहित करने वाली प्रणाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला जा रहा है कि संकेतन I7 का अर्थ क्या है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये आपका ये वृत्त दिया हुआ है, यानी कि ये होल ही दिया हुआ है, तो आपको इसमें दर्शा रहा है कि 2 इंटू 5 6, ठीक है। तो इस 5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 6 सेंटीमीटर ही जैसे मान लेते हैं, तो 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर व्यास होगा इन सर्कल का, ठीक है। यानी कि जो ये होल होगा तो इसका 6 सेंटीमीटर का व्यास होगा, ओके। और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि इस तरह के दो बनाए गए हैं सेम जो है, तो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले दो गोला मतलब कि 2 होल बनाए गए हैं, तो यहाँ पर जो व्यास 7 इकाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो 5 होता है वो व्यास होता है। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि डैश वृत्त एक उभयनिष्ठ केंद्र के आसपास स्थित छिद्रों के केंद्रों युक्त ड्राइंग पर खींची गई एक वृत्ताकार केंद्र रेखा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, बोल्ट, ठीक है। तो एक वृत्ताकार केंद्र रेखा यहाँ पर देख सकते हैं बोल्ट है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बोल्ट जो होता है वृत्त में एक आरेख पर एक वृत्ताकार केंद्र रेखा होती है जिसे एक लंबवत केंद्र के बारे में छिद्र के केंद्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स जब भी इस तरह का पूछा जाता है तो आप क्या करें कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, ठीक है। क्वेश्चन पे पहुंचे जो पूछ रहा है वो। तो बोला जाए अक्षरों का कौन सा सेट यहाँ पर उन पुरुषों को निरूपित करता है जो मुक्केबाज या फिर पुजारी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पुरुष के अंदर वाले ही लेना है आपको, और पुरुष के अंदर जो हो उनमें से मुक्केबाज हो या फिर पुजारी हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें कि पुरुष को कौन सा इंगित करता है, तो पुरुष का यहाँ पर देख सकते हैं कि आयत पुरुषों को निरूपित करता है, तो आयत वाले ही हमें लेना, यानी कि ये वाले हमें लेना है, इसके अंदर वाले ही हमें लेना है, ठीक है। इसके बाहर एक भी नहीं लेना है। उसके बाद हमें क्या लेना है कि मुक्केबाज हो या फिर पुजारी, तो वर्ग पुजारियों को दर्शाता है और मुक्केबाजों को त्रिभुज, ठीक है। यानी कि सर्कल से हमें कोई मतलब नहीं है इससे। जो त्रिभुज मुक्केबाजों को दर्शाता है ना कि ये इधर सी हो जाएगा आपका, और ई हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि इधर है क्या है, इधर है आपके पुजारी, ठीक है। और ई आपके मुक्के और पुजारी दोनों है, मुक्केबाज और पुजारी दोनों है, बी मुक्केबाज है, ठीक है। तो राइट आंसर CEF हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि यदि यदि 85 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो संतुलन ताप तक पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, और यह मानकर कि कोई ऊष्मा हानि नहीं हुई है, ठीक है। यदि कोई ऊष्मा हानि नहीं हुई है तो आपको क्या निकालना है, ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो आपका जो दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका दिया क्या क्या गया है कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो तप्त पानी का जो टेम्परेचर है वो क्या है
T1 मान लेते हैं, वो T1 आपका दिया हुआ है 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो तप्त पानी का ही मास दिया हुआ है वो M1 हम मान लेते हैं 2.5, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर देखते हैं कि अब आपका क्या दिया हुआ है कि शीतलन पानी, जो शीतल पानी है उसका जो मास दिया हुआ है वो M2 मान लेते हैं, M2 दिया हुआ है 4.5, ठीक है। और आप अब इसके बाद क्या मान सकते हैं, अब आपको इसके बाद क्या दिया हुआ डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ठंडे पानी में टेम्परेचर अंतर कितना बढ़ रहा है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो डेल टी सी क्या हो जाएगा आपका, वो आपका 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं, अब देखो आपको क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में अब बोला जा रहा था कि यह मानकर कि कोई भी ऊष्मा हानि नहीं हुई है और वह संतुलन तापमान तक पहुंचने पर, ठीक है, ठंडे पानी के टेम्परेचर यानी कि संतुलन तापमान पर ये पहुंचता है, ये दोनों का टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर संतुलन तापमान पर पहुंचता है तो फ्रेंड्स जो आपकी दोनों के जो तप्त पानी होगा और ठंडा पानी होगा, इनके दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है आपका, अगर दोनों का अगर टेम्परेचर समान हो जाएगा ना तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है फ्रेंड्स कि जो तप्त पानी से जो ऊष्मा निकलेगी ना, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, शीत पानी द्वारा प्राप्त ऊष्मा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखो जैसे अब टेम्परेचर यहाँ पर 85 था और इधर मान लेते हैं कुछ भी XYZ था, ठीक है, कुछ भी जैसे मान लेते हैं इधर 40 था। तो इसमें दोस्तों इसका जो टेम्परेचर क्या आ जाएगा, दोनों का अगर दोनों मिल जाते हैं, समान दोनों द्रव्यमान है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इनका औसत आ जाएगा बीच का, ठीक है, बीचों बीच का। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें हानि होगी, ठीक है, इस वाले जो अधिक टेम्परेचर है उसमें हानि होगी और जो कम टेम्परेचर है उसमें वृद्धि होगी ऊष्मा की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि तप्त पानी के जो ऊष्मा की हानि हो जाएगी वो M1, क्योंकि हमने M1 जो तप्त पानी का तापमान जो द्रव्यमान माना था M1 इंटू आपकी ऊष्मा हानि क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर हम जो टी मानते हैं ना, तो टी हम एक ले लेते हैं कि जो कूलिंग, ठीक है, जो ठंडा पानी है उसका अंतिम टेम्परेचर है, ठीक है, उसका अंतिम टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जो अंतिम टेम्परेचर में क्या हो रहा, हानि हो रही ना, तो 185 में कितनी हानि होगी, कितनी हानि हो जाएगी, जितना उसका लास्ट का टेम्परेचर टी बचेगा, ठीक है, उसको माइनस कर देने के तभी तो उतनी ही हानि होगी। और बराबर ये किसकी हो जाएगा आपका M2, और कितनी उसकी देखो ठंडे पानी में कितनी वृद्धि हो रही थी, ठीक है, कितना यहाँ पर डेल टी सी कितना है आपका 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको आप जब देखेंगे तो M1 का मान आप इधर रखिए, तो M1 का मान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिया हुआ है कि 5/2, ठीक है, 5/2 और मल्टीप्लाई आपका 85 और इंटू सॉरी माइनस टी बराबर आपका इधर होने वाला है 9/2 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 से 2 को काट दीजिए, नीचे नीचे कट जाएंगे, 5 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, ओके। तो यहाँ से आप जब टी का मान आप निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 85 माइनस 27, यानी कि टी का मान क्या आ जाएगा आपका 58 डिग्री, ठीक है, 58 डिग्री आ गया। तो अब आपका 58 डिग्री क्या आया है, जो उस दोनों को मिलाने पर जो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर हो रहा था वही आया, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है कि ठंडे पानी का तापमान प्रारंभिक तापमान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ठंडे पानी के जो प्रारंभिक तापमान हो जाएगा, ठीक है, प्रारंभिक तापमान क्या हो जाएगा, जो उसका सबसे बाद का टेम्परेचर है, बाद का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस है और उसमें वृद्धि कितनी की हो रही थी उसको माइनस कर देंगे तो प्रारंभिक आ जाएगा, ठीक है। वृद्धि 15 डिग्री सेल्सियस की हो रही थी, तो आंसर क्या आने वाला है आपका, इधर कितना आ जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 43 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा, ओके, क्लियर है। तो आपको केवल यहाँ पर दिमाग लगाना था कि जो तप्त पानी के तापमान में जो ऊष्मा में हानि हो रही थी ना, तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे अभी टेम्परेचर जैसे हानि हमें निकालना है, ठीक है, हानि निकालना है ना हमें, तो पहले अभी कितना है, जैसे 85 है और हमें बात का मालूम हो, जैसे बात का कोई भी है, जैसे यहाँ पर टी ही माना था हमने, बात का टेम्परेचर टी है, तभी तो हानि निकल पाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमें करना होगा, टी माइनस आप 85 नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 85 से कम ही आएगा ये टेम्परेचर, इसलिए घटा है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला जा रहा है कि कुछ कैबिन यहाँ पर क्या है, कुछ झोपड़ियाँ केबिन है, ठीक है, तो कुछ झोपड़ियाँ आपकी किसकी हैं, कुछ झोपड़ियाँ JH मान लेते हैं और केबिन है तो इसको केबिन KE मान लेते हैं। और कोई भी केबिन कॉटेज नहीं है, तो कोई भी केबिन किसके अंदर नहीं आएगी, कॉटेज के अंदर नहीं आएगी, ये और केबिन और कॉटेज में कोई भी संबंध नहीं है। आगे बोला जा रहा है निष्कर्ष, कुछ केबिन झोपड़ियाँ हैं, तो कुछ केबिन आपकी झोपड़ियाँ हैं, तो कुछ केबिन झोपड़ियाँ हैं, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों कॉमन है तो ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद कुछ कॉटेज झोपड़ियाँ हैं, तो कुछ कॉटेज झोपड़ियाँ हैं,
नहीं है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो अभी तो ये रॉन्ग हो गया। अगले देखते हैं कि सभी झोपड़ियाँ कॉटेज हैं, तो सभी झोपड़ियाँ कॉटेज हैं ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ झोपड़ियाँ कॉटेज नहीं तो सभी कैसे हो सकती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर केवल दूसरा राइट हो गया, यानी कि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 43.2 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित कराने के लिए एल्यूमिनियम के बने 800 ग्राम कैलोरी मीटर को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाना चाहिए, ताकि आपका यहाँ पर कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाना चाहिए, यही आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। और यहाँ पर दिया गया है कि एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारता, यानी कि आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी दी हुई है 0.9 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन। ठीक है, तो इसको सबसे पहले फ्रेंड्स आप इसके लिए एक फार्मूला होता है वो मालूम होना चाहिए, वो होता है आपका Q बराबर होता है मास इंटू जो होता है आपका स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी ये होता है, और मल्टीप्लाई आपका जो तापांतर होता है वो होता है। ठीक है, तो यही आपका पूछा गया है कि कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना चाहिए, तो वही तो टर्म अंतर हो जाएगा। ठीक है, इसका मान पूछा गया है। और क्यू का मान आपको क्या है, क्यू का मान आपका क्या है, जो ऊष्मा यहाँ पर अवशोषित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 43.2 है, और किलो को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और बटे में मास कितना है 800 ग्राम है, तो इसको उसमें चेंज करेंगे किस में, किलोग्राम में, तो क्या हो जाएगा आपका 800, और नीचे 1000 आएगा तो ऊपर 1000 भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इधर आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है 0.9, तो इधर 0.9 का इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसको काट के डायरेक्ट एक जीरो और ऊपर बढ़ा देते हैं। अब इसको केवल आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाने वाला है। देखो आप जब इसको करेंगे 9 से सॉल्व करेंगे ना, तो इसका क्या आएगा 9 से काटेंगे तो 9 चौको 36, और आपको बचेगा 7, 9 8 72, यानी कि इतना आ गया। उसके बाद इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए इधर के। ठीक है, और आपका 8 से काटेंगे तो यहाँ पर 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 0.6 है ना आपका, तो 0.6, और उसके बाद आपका क्या है मल्टीप्लाई 1000 और इतना है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर जो आंसर आएगा ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 वाला होगा। ठीक है, तो आप अगर जीरो जीरो वगैरह में अगर फंसे नहीं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डायरेक्टली इतना आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको जब आप करेंगे ना सॉल्व, तो आपके जीरो वीरो नहीं आएंगे, अच्छे से जब करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 60 आएगा, 6 आ रहा है ना, उसके बाद जीरो वीरो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 6 वाले कोई ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 30वां क्वेश्चन है, और कि 5000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व और 10.8 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े का आयतन क्या होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी बराबर आप सभी लोगों को मालूम होगा कि डेंसिटी बराबर क्या होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मास आपका कितना है अभी मालूम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर भार दिया हुआ है, यानी कि वेट बराबर W बराबर क्या दिया हुआ है, W बराबर आपका 10.8, और W बराबर क्या होता है mg होता है, तो यहाँ से 10.8, यानी कि आपका m का मान क्या आ जाएगा, g का मान होता है 10, तो उधर 10 जाएगा तो एक और अंक छोड़ के जो है तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1.08 इसका मास आ गया। ठीक है, तो इसको जो है तो करते हैं इधर, तो 1.08, और उसके बाद बटे में क्या आ जाएगा आपका, ये है डेंसिटी कितनी है 5000 किलो मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगी 5000, और इसको किलोग्राम मीटर क्यूब में है, तो ऊपर जो आपका मास आया था ना वो किलोग्राम में था, किलोग्राम, और ये नीचे क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब। किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएंगे आपके, जो आपका वैल्यूम आएगा वो क्या आ जाने वाला है, वो आएगा आपका देखो 0.08, और सेंटीमीटर क्यूब में पाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे जब, तो इधर क्या हो जाएगा 5000 तो नीचे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो उसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो उसकी घात 3 है, तो यानी कि 100 × 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको केवल सॉल्व करना है, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए आप,
इस 1000 बचेगा ऊपर, ठीक है। 1000 बचा, और इसको जब देखेंगे तो आपका कितना आने वाला है, 2 जीरो इधर से ले जाएंगे, ठीक है। 1000 में 2 जीरो ने की, आपका कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा बटे 5, 216 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक तीर्थयात्री 7.5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यानी कि टोटल वह 50 किलोमीटर की दूरी टोटल 7.5 घंटे में तय करता है। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल और कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बैलगाड़ी पर बैठकर तय की। तो पैदल तय की गई दूरी आपको बताना है कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि पैदल तय की गई दूरी हमें कैसे मालूम होगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल तो हमें पता है पैदल कितनी स्पीड से चल रहा है, इतनी स्पीड से, लेकिन हमें समय मालूम नहीं है कि 4 की स्पीड से पैदल कितने घंटे चलता है, कितने समय चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैदल चल रहा है कितनी स्पीड से, 4 की स्पीड से, और यहीं पर बैलगाड़ी से चल रहा है किस स्पीड से, 12 की स्पीड से, ठीक है। लेकिन जो उसकी एवर औसत जो उसका स्पीड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 7.5 घंटे में, यानी कि 5 इंटू यानी कि आपका क्या आने वाला है इधर से 20/3, ठीक है। यानी कि इधर बीच में लिखेंगे इसको 20/3, ठीक है। और इसको 3 को इधर न लिखकर इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होने वाला है, इधर से देखो 12 आ जाएगा, उधर आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका 36, और नीचे क्या बचेगा आपका 20, ठीक है। तो इधर इधर से देखेंगे तो कितना अनुपात आ रहा है, यहाँ से 36 में से 20 घटाएंगे तो 16 आ रहा है, और 20 में से बड़े में से छोटा हमें से घटाना, तो 20 में 12 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इधर से 8 आ जाएगा। यानी कि अनुपात क्या रहा है, 2:1। अब यहाँ पर हमने चाल चाल के बीच में यहाँ पर देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। और डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा ना, वो टाइम के रेशियो के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चाहे इस तरह लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने क्या निकाला, स्पीड पर जो है तो हमने लगाया ये, तो हमारा जो टाइम का अनुपात निकला है, तो टाइम टोटल 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 7:5, तो 7:5, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू 2.5 हो जाएगी। तो आपसे यहाँ पर पैदल तय की गई दूरी पूछा गया, तो पैदल यहाँ पर कितना समय ले रहा है, एक रेशियो के बराबर एक रेशियो का मान 2.5 है, तो पैदल कितना समय ले रहा है, 2 रेशियो, ठीक है। यानी कि 5 घंटे का वह चलेगा पैदल। और स्पीड कितनी है पैदल की, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 घंटे चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 20 किलोमीटर वह पैदल चलेगा, ठीक है। और बाकी जो 30 किलोमीटर होगा वह बैलगाड़ी से चलेगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 9 लिखना है, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया हुआ है, -3, और डिवाइड का अर्थ यहाँ पर प्लस है, और 4, और प्लस का अर्थ यहाँ पर आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाई, और 40 माइनस का अर्थ आपका क्या है, डिवाइड, 8, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा, 9 - 3 कितना, 7 + 4 × 10/8, ठीक है। यानी कि आपका इधर से ये कट जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 7 5, सॉरी इधर 6 आएगा, तो 6 5 गिरा आएगा आंसर, ठीक है। 9 में से 3 जाएंगे, 6 आएगा। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि एक किसी कार का 25% हिस्सा 3 दिनों में पूरा करता है। 25% यानी कि मतलब क्या होगा, 1/1 कितना, 4। यानी कि अगर वह एक कार कितने दिन में पूरा कर रहा है, 3 दिन में, तो जो टोटल वर्क कितने दिन में पूरा करेगा, एक वर्क कर रहा है 3 दिन में, तो टोटल वर्क 4 है, तो 12 दिन उसको लग जाएंगे, ठीक है। यानी कि ए दोस्तों 12 दिन में कोई वर्क कर लेता है, और बी उसी कार के आधे हिस्से को 18 दिन में करता है, तो पूरे हिस्से को कितने करेगा, आधे हिस्से को 18 दिन में, तो पूरा हिस्सा जो है तो पूरा काम 36 दिन में कर लेगा। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी कार को करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पर 36 एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क यही हो जाएगा। इधर 3 क्षमता आ जाएगी बी ए की, और बी की 1 आ जाएगी। तो दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता का योग क्या हो जाएगा, 4, और 4 क्षमता है, और 36 काम करना है, तो कितना समय लग जाएगा उनको, 9 घंटे का, यानी कि 9 दिन, क्योंकि दोनों दिनों में टाइम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किसी धारावाही परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत डैश एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। क्या होता है बराबर, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जैसे कोई पॉइंट इधर ए है,
और इधर ये है, ठीक है। तो इसके बीच में दोस्तों अगर आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर जो कोई आवेश यहाँ पर मान लेते हैं क्यू है, ठीक है। और इसको दोस्तों इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बराबर आपका क्या हो जाता है, भी बराबर डब्लू यानी कि वर्क अपॉन आवेश, ठीक है। तो आपका यहाँ पर भी यानी कि विभवांतर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर क्या होता है कि एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपकी समय दिया हुआ है और घंटे और मिनट के बीच का एंगल पूछा गया है, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का एंगल। यहाँ पर 11/2 और मल्टीप्लाई आपका मिनट हो जाएगा 45 माइनस 30 इंटू घंटे कितना दिया हुआ है 4। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 9 5, ओके, माइनस आपका 120 और बटे 120 यानी कि 240 हो जाएगा, क्योंकि बटे में 2 है तो उधर भी मल्टीप्लाई होगा 2 और इधर 2 कर दिया। तो आपका कितना आने वाला है इधर से 5 5 2 यानी कि 255/2 यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 8,000 रुपये में 200 किलो अनाज खरीदता है, ठीक है। तो परिवहन के दौरान इसका अनाज 4% का हिस्सा नष्ट हो गया। तो बोला जा रहा है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष बचे अनाज को किस भाव पे बेचना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझना है फ्रेंड्स कि 200 किलो अनाज था पहले उसके पास, 8,000 रुपये में खरीदा था उसने, और उसके पास अब कितना अनाज बच रहा है 4% घटने के बाद, ठीक है। तो 200 का जब आप देखेंगे 4% नष्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 96%। 96% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आने वाला है 192, ठीक है, यानी कि 192 किलो ग्राम आपका जो है तो ये गेहूं बचेगा, ठीक है, अनाज। तो एक आपको क्या करना है कि 1 किलोग्राम का जो है तो आपको निकालना है कितने का पड़ रहा है। तो देखो 192 जो किलोग्राम अनाज है वो कितने का पड़ रहा है आपका 8,000 रुपये का। तो एक किलोग्राम कितने का पड़ेगा, 1 किलोग्राम अनाज कितने का पड़ेगा 8,000 बटे 192, ठीक है। तो ये 1 किलोग्राम अनाज का जो है तो ये मूल्य आ गया अपना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 20% का लाभ अर्जित करना है, यानी कि उसको 20% का लाभ अर्जित करना है कि यानी कि 5 से 6, यानी कि क्या करना होगा आपका 6/5 के इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखें 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 18 और बचेगा 1, तो हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 और 8 चौको कितना होता है 32, ठीक है। तो ऊपर बचेगा कितना आपका 100, यानी कि ऊपर बचेगा आपका 1,000 बचेगा और नीचे आपका 20 है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आने वाला है 50 किलोग्राम प्रति, ठीक है, यानी कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 बक्सों का वजन 4 5 और 11 किलोग्राम है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इन बक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों बक्सों के वजन का यूज करके कौन सा हम वजन नहीं बना सकते, ये आपसे पूछा गया है। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या थे जो है तो क्वेश्चन में क्या था 4 11 15 थे ना, 4 11 15 ही थे ना, देख लेते हैं एक बार। 4 11, हाँ 4 5 11 था, 4 5 11 था। तो 4 5 11 था, तो इसको आप देख सकते हैं 4 5 11। तो 4 5 11 का यूज करके दोस्तों हम कौन सा नहीं बना सकते, देखो 15 तो बना सकते हैं, किस तरह 4 और 11 जोड़ के 15 बन जाएगा, 16 भी बना सकते हैं 5 और 11, इस तरह 20 भी बना सकते हैं इन तीनों को ऐड करके, लेकिन 17 नहीं हम बना सकते। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यानी कि आपका 1/15 हो जाएगा और यहाँ पर देखो समांतर क्रम में जोड़ रहा है इसलिए हम इस तरह लिख रहे हैं, बराबर 1/R प्लस 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/R और बराबर आपका कितना हो जाएगा इधर से 1/15 माइनस 1/20। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना होने वाला है 5/300 यानी कि 1/60। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, ओके। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि ई ने ऐप से कहा, ठीक है, यहाँ पर ई लेते हैं और इधर ऐप लेते हैं। ई ने ऐप से बोला कि तुम मेरे पुत्र, यानी कि ई का पुत्र ये इधर ले लेते हैं, तुम मेरे पुत्र की पत्नी, तो ये पुत्र की पत्नी यानी कि पति पत्नी हो जाए, पत्नी के ससुर हो, ठीक है, यानी कि पत्नी के ससुर हो, यानी कि ऐप इधर आ जाएगा, ससुर हो यानी कि ये मेल होगा
और ये क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ई के पुत्र की पत्नी के ससुर जो ई का पति ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एफ का ई से क्या संबंध है, तो एफ ई का कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, एफ ई का पति होगा। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि किसी गियर में संचालक ड्राइवर, ठीक है, यानी कि संचालक जो गियर है उसके डैश दांते हैं, यानी ये आपका निकालना है, जबकि संचालित यानी कि फॉलोअर गियर में 10 दांते हैं। और यदि ड्राइवर गियर के प्रत्येक 16 चक्कर के लिए संचालित गियर 40 चक्कर घूमता है तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब भी गियर के बारे में बात करें, देखो जो जो पहले दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ड्राइवर गियर के यहाँ पर टीथ आपको निकालना है, तो इसको मान लेते हैं हम टी है। और उसके बाद आपका जो फॉलोअर गियर है उसके टीथ कितने दी हुई हैं, उसके आपके टीथ दी हुई हैं 10। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर जो ड्राइवर गियर है उसके जो है तो आपके जो जो आपके टर्न लिखे हैं। ठीक है, यानी कि आपके कितने राउंड ले रहा है, वो ले रहा है 16। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर गियर के प्रत्येक 16 चक्कर लगाता है, और जो फॉलोअर गियर है उसके प्रत्येक राउंड कितने हो रहे हैं, 40। तो यहाँ पर क्या होता है फार्मूला कि डी टी बटे आपका एफ टी होता है। ठीक है, बराबर आपका क्या हो जाता है, एफ आर बटे एफ टी, ये होता है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सभी के मान रखते हैं, मगर तो टी का मान हमें निकालना ही है। बटे में आपका इधर 10 हो जाएगा, बराबर आपका क्या होने वाला है इधर आपका होने वाला है एफ आर कितना है 40, और बटे बटे आपका कितना है एफ टी का मान 16 ओ 10 सॉरी। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ड्राइवर राउंड आएगा। ठीक है, ड्राइवर राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्रिवन ड्रिवन गियर है उसके टीथ बटे फॉलोअर गियर उसके टीथ करना है, और बराबर क्या करना है कि जो फॉलोअर गियर है उसके राउंड बटे जो ड्रिवन गियर है उसके राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर 40 हो गया, डी आर का मान कितना है आपका 16। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी का मान है इधर से 16, टी बराबर आपका कितना हो जाएगा 400, टी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 25। ठीक है, तो जो फॉलोअर जो आपका डी आर किसको माना था हमने, ठीक है, तो यहाँ पर टी किसको माना था, ठीक है, ड्रिवन जो गियर है उसके टीथ माने थे, 25 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि डैश एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका प्रयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टाइलिश। तो स्टाइलिश पेन होता है, इसका उपयोग दोस्तों टच स्क्रीन में किया जाता है, और पॉइंटिंग और ड्राइंग का ही उपकरण है। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में आपको लुप्त निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस का 3.4 है, फिर माइनस का 2.7 है, उसके बाद 2 है, फिर 1.3। तो आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि इधर क्या जोड़ें, प्लस 0.7। ठीक है, तो आपका इतना आ जाएगा, और इधर फिर से प्लस 0.7 करेंगे तो फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर प्लस 0.7 करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर प्लस 0.7 करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसमें प्लस 0.7 करेंगे ना आप, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 0.1। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि एफ न्यूटन का बल लगाकर 25 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, यदि इसकी इस प्रक्रिया में किया गया वर्क, यहाँ पर कार्य 480 जूल है। ठीक है, तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर आपको हो जाएगा मास। ठीक है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर आपका 480 बराबर आपका फोर्स एफ ही निकालना है आपको, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर। तो एफ का मान कितना आ जाएगा इधर से आपका 32। ठीक है, 32 न्यूटन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आपका एक्सलेशन पूछता तो वो हो जाता फिर आपका फोर्स बटे मास। ठीक है, वहाँ से आप निकाल सकते थे एक्सलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डैश किसी गियर के पिच सर्कल और दांतों यानी कि टूथ के निचले हिस्से की बीच की दूरी डैश है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप समझते हैं कि किसी गियर की पिच सर्कल और दांतों के जो निचले हिस्से की बीच की दूरी क्या होती है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये आपकी पिच सर्कल हो गई, और यहाँ पर ये देखो रूट सर्कल ये हो गई आपकी। ठीक है,
और यहाँ पर टीथ के बीच की जो गैप होता है नीचे की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं, डेडेंडम। ठीक है, तो इधर डेडेंडम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अडेंडम दोस्तों कहाँ पे बोलते हैं, अडेंडम आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो पिच सर्कल है, ठीक है, और उसके टीथ के बीच की दूरी को ऊपर की तरफ, उसको अडेंडम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंजन की खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी समान गति की चाल की 9/10 की चाल से चलती है। ठीक है, जिसके कारण वह पहले पहुंच रही थी 2:28 PM पर, और अब पहुंच रही है 2:34 PM पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड बराबर क्या हो, स्पीड बराबर स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है आपका 10 से 9, यानी कि पहले स्पीड उसकी 10 थी, खराबी होने के कारण अब 9 हो रही है। तो यहाँ पर टाइम का जो अनुपात हो जाएगा ना, वह उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो आपका जो आपका डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड जो है तो उसके सेम हो जाएगी। ठीक है, किसके, टाइम के व्युत्क्रम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि कितने का अंतर आ रहा है एक रेशियो का, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर टाइम का अंतर आ रहा है, कितने मिनट का, तो 28 इधर है, इधर 34, यानी कि 6। ठीक है, तो आपको कितना टाइम लगेगा अगर वह नॉर्मल स्पीड से चलता था, 54 मिनट। ठीक है, 54 मिनट लग रहा है, और कितने बजे पहुंच रहा है वो, इतने बजे, 2:28 पर। तो पूछ रहा है कि कितने बजे चलेगी। अब इतना टाइम लग रहा है, इतने बजे पहुंच रही है, तो इसमें माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको 2:28 को कैसे लिख सकते हैं आप, 1:88। ठीक है, और इसमें 54 मिनट माइनस करेंगे तो आपका 1:34 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि a+b, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि a+b बराबर आपका 9 है, तो अगर ये दिया हो तो a b का मान क्या है। ठीक है, दोनों पक्षों में इसका वर्क कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, और उस तरफ 81 हो जाएगा। ठीक है, और a² प्लस b² का मान आपका 53 है, और प्लस आपका 2ab इक्वल टू 81, तो 2ab बराबर आपका कितना हो जाएगा, 81 माइनस 53, तो 2ab बराबर आपका 28 हो जाएगा, और ab का मान क्या हो जाएगा आपका 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि दिए गए लाइन ग्राफ में, ठीक है, जो आपका ये लाइन ग्राफ दिया हुआ है उसमें कंपनी ए और बी का 6 वर्ष का लाभ यहाँ पर लाख रुपए में दर्शाया गया है। इन 6 वर्षों के लिए 6 वर्षों के दौरान कंपनी बी और ए के संचयी लाभों का अनुपात, यानी कि कंपनी बी और ए के जो कुल लाभ है उनका अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बी है वो, यहाँ पर कंपनी बी है उस पर ये ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला, ये कंपनी बी के हैं। ठीक है, और कंपनी ए के नीचे वाले ये सर्कल वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बी का निकालना, टोटल कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50, 50 में से 10 जाएंगे क्योंकि माइनस है, 40 हो जाएगा, 40 20 60, 60 में 20 चले जाएंगे तो फिर आपका 40 हो जाएगा, 40 माइनस 10 यानी कि 30 हो जाएगा, तो 30 टोटल आ रहा है, और लाख में आ रहा है तो लाख कर दीजिए। ठीक है, और अनुपात क्या हो जाएगा आपका, ए का कितना आ रहा है, ए का 20 10 30, फिर माइनस हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 20 बचेगा, फिर 40 में 20 जाएंगे, 40 में आपके कितने जाएंगे 20, तो कितना जाएगा आपका यहाँ पर 20, और फिर माइनस यानी कि आ रहा है आपका। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, इधर सॉरी, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो एक बार और देख लेते हैं, 20 प्लस 30, ठीक है, 20 प्लस 10 30, और माइनस 10 होगा तो आपका 20 हो जाएगा। और इधर जो आपका ये ए वाला है ना, ये सर्कल वाला, तो ये वाला होगा इधर 0, यानी कि 20 ही रहेगा अभी तक, फिर 40, और 40 30 70, यानी कि 70 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुपात 3:7 आएगा, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पानी में पूरी तरह से डुबोए जाने पर एक धातु के टुकड़े का आभासी द्रव्यमान कितना है, 16 ग्राम प्राप्त होता है। यदि इस धातु के टुकड़े को का अपेक्षित घनत्व यहाँ पर 2.5 है, तो इसका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका अपेक्षित घनत्व, यानी कि 2.5 बराबर क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि उसका जो है तो ट्रू मास, यानी कि जो वास्तविक उसका मास x है, और बटे में क्या हो जाएगा x, यानी कि वास्तविक मास माइनस आभासी मास, ये होता है। इधर आप देख सकते हैं कि 5/2 बराबर आपका x माइनस x बटे x माइनस 60, तो 5x माइनस 300
बराबर आपका 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x बराबर आपका 300। तो x का मान क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, तो आपका 100 किलोग्राम 100 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ कुछ नहीं ध्यान रखना कि जो अपेक्षित घनत्व होता है ना, वो क्या होता है कि जो उसका वास्तविक मास है और बटे में क्या हो जाता है, उसके जो चेंजेज आ रहा है, ठीक है, उससे कितने चेंजेज आ रहा है वो निकालना। तो चेंज कितना हो जाएगा, लेकिन फाइनल मतलब जो उसका वास्तविक मास है उसमें से जितना पानी में डूबने पर प्राप्त हो रहा है उसको घटा देंगे, तो उसका जो है तो अंतर आ जाएगा उसके मास का। ठीक है, वही निकाल बटे कर देना, तो आपका राइट आंसर 100 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार ग्राफ अनु और बंटी द्वारा उनकी परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है, और जिसमें से 100 अंक के सारे 6 सब्जेक्ट हैं। और यदि बंटी को प्रश्न पत्र सी में 25% कम और प्रश्न पत्र ए में 10 अंक अधिक मिले होते, ठीक है, तो उससे परीक्षा में अनु की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो बोल रहा है यहाँ पर कि यदि बंटी को, तो बंटी वाला कौन सा है, ये वाला। ठीक है, जो कम डार्क हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सी में 25% अंक कम मिलते हैं, तो सी कहाँ से, बंटी वाला सी का ये हो जाएगा, यानी कि उसे 80 अंक मिल रहे हैं, उसमें से अगर 25% अंक कम मिलेंगे तो यानी कि हम कितना मान के चलेंगे इसको, तो 80 के जब हम 75% निकालेंगे 3/4, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 60, यानी कि इसको हम 60 ही जोड़ेंगे। ठीक है, और बोला जा रहा है कि यदि प्रश्न पत्र ए में बंटी के 10 अंक अधिक मिलते, ए में 10 अंक अधिक मिलते, यानी कि देखो इधर 30 में है, यानी कि अब कितने हो जाएंगे, 40, तो 40 लेना है। तो आप क्या निकालना है कि तो उससे परीक्षा में अनु की तुलना में कितने अधिक अंक मिले, किसे, इसको, बंटी को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बंटी के नंबर जोड़ना है, कितने आ रहे हैं, तो 40 इधर हो गया, और इधर आपका 70, 110 और 60, 110। ठीक है, 40 और 70 आपका 110, 110 60 कितना हो जाएगा, 170। 170 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 है तो 200 हो जाएगा, 260 हो जाएगा इधर, और आप देख सकते हैं इधर क्या हो जाएगा, 290। ठीक है, तो 290 अंक आ रहे हैं किसके, बंटी के। और अन्नू के देख लेते हैं, अन्नू के 40 दूनी 80, 80 और 50 आपको कितना हो जाएगा, 130, 130, 130। और उसके बाद आपका 70 इधर है, तो 200 हो जाएगा, 270 ये हो गया। ठीक है, 270 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 30 पे है, तो 270 यानी कि 300 हो जाएगा अन्नू के। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि देखो अन्नू के 300 हो गए, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा में अन्नू की तुलना में कितने % अधिक अंक प्राप्त हुए, किसे। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि अन्नू अन्नू ने तो 300 अंक प्राप्त किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि उससे परीक्षा में अन्नू की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त हुए, किसे, बंटी को। तो बंटी को अधिक प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कम प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमने जोड़ गलत किया है कहीं पर। वो तो 40 40 80 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 40 और आपका 70, 40 और 70 कितना हो जाएगा आपका 110। ठीक है, और 110 और उसके बाद ये 60 है, तो 110 और 60 कितना हो जाएगा आपका 170, और इधर 30, 200 हो जाएगा, 200 और इधर 60, 260, 260 हो जाएगा, इधर कितना आ रहा है आपका 30, 290 ही तो आ रहा है। देखो गलती क्या कर रहे हैं हम, देखो बंटी का नहीं इधर ले रहे हैं, आपका इधर इधर कितना आ रहा था, देखो 40, 70, 110, 110 60, 170, 170 और 30, 200, 200 और 60, 260 और 260, और इधर 90, 80, 90 में है। ठीक है, तो 290 350 आएगा ये, तो कितना ज़्यादा है, ठीक है, अनु की तुलना में कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। ठीक है, 300 के रिस्पेक्ट में, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 1/6। तो 1/6 कितना % होता है, 16.67%। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि लेड की विशिष्ट ऊष्माधारता आपकी कितनी है, कितनी है। यदि लेड के 250 ग्राम के एक टुकड़े द्वारा 5 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान इतना बढ़ जाता है, तो इसकी ऊष्माधारता क्या होती है। तो सबसे पहले आप क्या देखिए, ऊष्माधारता। ठीक है, तो ऊष्माधारता के बारे में देख सकते हैं कि ऊष्मा क्षमता को ही धारता बोलते हैं। ठीक है, अ, इसे किसी पदार्थ के तापमान को बदलने के लिए आपूर्ति की जाने वाली ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है,
यानी कि दोस्तों किसी भी पदार्थ के जो मात्रा होती है उसका टेम्परेचर आपको अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो वह क्या हो जाता है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है उसे ऊष्माधारता कहते हैं। यानी कि इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो Q है ना, जो अवशोषित ऊष्मा है वो बराबर हो जाएगी, ठीक है, वो बराबर हो जाएगी ऊष्माधारता, यानी कि आप कुछ भी मान लीजिए स्पेसिफिक हीट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसमें मास की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पूरा ही द्रव्यमान हमें लेना, पूरे द्रव्यमान का तापमान हमें बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट और इनटू आपका तापांतर हो जाता है। तो यहाँ पर Q का मान क्या है, 5000 है, जो कि किलो लगा है। तो यहाँ पर और स्पेसिफिक हीट आपकी कितनी है आपको ये निकालना है, और मल्टीप्लाई आपका तापांतर 10 है, ठीक है। यानी कि आपका स्पेसिफिक हीट क्या आ जाएगी, 5000, ठीक है, सॉरी 500 जूल प्रति केल्विन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि ए का 25% बी है, यानी कि आपका बोला जा रहा है कि ए 1/4 बराबर बी है, यानी कि ए बटे बी बराबर क्या रहा है, 4/1। तो पूछे बोला जा रहा है कि यहाँ पर बी का, ठीक है, 160 का बी परसेंट कितना होगा। तो बी का मान यहाँ पर अगर रखते हैं हम तो क्या हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, A/4 हो जाएगा इधर से। तो इसकी जगह A/4 रख देते हैं, A/4, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 1/100, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 40 बार, ओके। और हमें ए का 40% निकालना, क्योंकि 1/100% ही होता है, तो ए का 40% आप जब निकालेंगे तो इतना बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जल वायु परिवर्तन का कारण होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऐसी कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जो है तो क्या नहीं, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आपका नाइट्रस ऑक्साइड ना, या ग्रीन हाउस गैस है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड आपका, फ्लोराइनेटेड, और ओजोन होती है, वो जलवाष्प होता है, ये सारे ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि उस घिरनी का वेग अनुपात यानी कि वेलोसिटी रेशियो निकालिए जिसकी क्षमता 50% हो और इस पर 10 न्यूटन का बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन का भार उठता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका निकालना दक्षता बराबर क्या होती है, तो दक्षता आपकी 1/2 है, वो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ बटे वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो आपको निकालना है तो VR बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू मैकेनिकल एडवांटेज। आपको अब पता क्या होना चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज आपका होता है वह होता है फ्रेंड्स, ठीक है, लोड, ठीक है, लोड जितना भार उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 250 न्यूटन भार उठा रहा है, अब बटे एफर्ट कितना लग रहा है, तो एफर्ट यहाँ पर 250 बटे आपका ये एफर्ट हो जाएगा 100 न्यूटन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान रख देंगे दोनों, तो यहाँ पर 250 बटे 100, तो इसको काटेंगे 50 बार जा रहा है, इसको काटेंगे इससे तो ये 5 बार, यानी कि 5 इसका वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन, 54वां क्वेश्चन फ्रेंड्स की 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, इतना है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर शंकु का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई RL होता है, ये हो जाएगा 2200 के बराबर। तो आपसे कितनी हाइट पूछी गई है, तो सबसे पहले हमें त्रिज्या को चाहिए निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 22/7 इंटू 14 इंटू L बराबर 2200 है। तो 2200 से इसको काटेंगे 100 बार जाएगा, और इससे इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, नहीं L बराबर आपका कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। तो आपकी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरह शंकु होता है, शंकु में ये हाइट होती है, तो हाइट आपको निकालना है, और त्रिज्या को चाहिए 50 है, और त्रिज्या आपकी 14 है, ठीक है। तो आपका देखो एक ट्रिपलेट बन रहा है 7, 24, 25 का। तो 7 का दोगुना इनका दोगुना कर रहा है सभी का, तो दोगुना कर देंगे तो 14 और 24 दूनी 48 और 50, ठीक है। तो 14 50 ये है, तो आप बचा हुआ हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, 48। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता
के आदर्श कहाँ से लिए गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस से। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, वहीं से जो है तो मोटिवेट होकर यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का यहाँ पर आदर्श लिया गया था भारत के संविधान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि किसी निश्चित कूट भाषा में अगर स्टॉल को इतना लिखा जा रहा है, रिच को इतना लिखा जा सकता है, तो उसी कूट भाषा में दिस को क्या लिखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई भी लॉजिक पता नहीं चल रहा है। देखो एस को यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है, यानी कि 19 से 3 तो कैसे बनाएंगे हम, कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। तो आप क्या करें, एक बार अगर टी देखते हैं ना, तो टी का कोड क्या बन रहा है, ठीक है, जो शब्द है उसी के सामने का अंक ही कोड होगा उसका। तो टी यहाँ पर दूसरे पे है, यानी कि 9 होगा। तो 9 से अगर ऑप्शन है तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि यही यहाँ इसी तरह आपको लेना है। एच देखते हैं तो एच आपका इधर है लास्ट में, यानी कि 1 हो जाएगा। तो 9 और 1 ऑप्शन नंबर दूसरे में है। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो एक विशेष खेल खेलते हैं, कितने छात्र हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक है, तो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, ऐसे कितने हैं। तो यहाँ पर दिए गए बैनर एक कक्षा में उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो एक विशेष खेल खेलते हैं। तो कितने छात्र हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। तो हॉकी इधर हो गई और फुटबॉल इधर होगी। तो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी कितने खेलते हैं, 8 7 15 लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि वाट स्टेरेडियन किसकी तीव्रता होती है, तो विकिरण तीव्रता की। ठीक है, वाट स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता की इकाई होती है। और पारगम्यता की हमने आपकी बताई थी, तो क्या होती है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, और विद्युत चालकता की हमने बताई थी, सीमेंस। ठीक है, सीमेंस। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गुणवत्ता कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। गुणवत्तापूर्ण भोजन महंगा होता है, फर्नीचर के पुराने होने की वजह से रेस्टोरेंट के मालिक रेस्टोरेंट का नवीकरण कर रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, रेस्टोरेंट के भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा। ऐसा कहीं से नहीं निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। फर्नीचर पुराना होने पर सभी रेस्टोरेंट को नवीकरण किया जाना चाहिए, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी हम जरूरी थोड़ी कि अगर फर्नीचर पुराने होंगे तो नवीकरण करते ही रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो डेसिमल संख्या 413 को यहाँ पर बाइनरी में चेंज करना है। तो 413 इधर लिखते हैं अपन, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, 2 से इस तरह नीचे की तरफ डिवाइड करना शुरू करते हैं डायरेक्ट। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 छक्का 12। ठीक है, तो 206 आएगा। तो रिमाइंडर बचेगा आपका 1। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना जाएगा, 103 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 51 बार जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा आपका 1। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से करेंगे तो 12 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से करेंगे तो एक बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। और फिर 2 से करेंगे तो 0 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, यानी कि आपका जो बाइनरी क्या बन जाएगा, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 1 1 0 0 1 1 1 0 1। ठीक है, तो इस तरह कहाँ पर बन रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, देख सकते हैं चाहे आप। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये सीरीज दी हुई है और माध्य इसका क्या है, 10 है। ठीक है, और बहुलक आपको निकालना है। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें इनके सारी नंबर एक्स का मान अगर निकाल लेते हैं तो आपका बहुलक पता हो जाएगा। अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या है कि इनका माध्य क्या दिया हो, 10, यानी कि क्या हो जाएगा इनका योग, 9 4 13। ठीक है, 9 4 13 और 12 आपका 25, 25 और 25 15 आपका 40 और 40 20 60। ठीक है, तो 60 प्लस एक्स और बटे कितने नंबर है ये, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। ठीक है, और इसमें से +1 अभी और करना, यानी कि 61 हो जाएगा। ये +1 नहीं किया था हमने, और 8 नंबर है बराबर 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 10 10 है ना। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 80 माइनस 61 करेंगे, सॉरी यहाँ पर एक बार और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 हो रहा है, 9 5 14 और 14 12 कितना हो जाएगा, 26 26 14 26 14 40 और ये 55। ठीक है, 55 और 16 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 71 आएगा आपका। तो 71 जब माइनस करेंगे तो आपका एक्स का मान 9 आ जाएगा। तो सबसे अधिकतम बार कौन आ जाएगा, इधर 9 ही आ रहा है, केवल 9 ही 2 बार आ रहा है, बाकी सभी एक एक बार आ रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन, हमारे भोजन में मौजूद काफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोराइड।
जो आपका भोजन होता है उसमें पालक प्याज और ज़्यादातर चाय होता है, तो उसमें क्या प्राप्त होता है? फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको बताना कि जिस प्रकार वकील आपका न्यायाधीश बनता है, उसके बाद शिक्षक क्या बनता है? देखो, वकील से कोई भी व्यक्ति उसका प्रमोशन होता है तो न्यायाधीश बनता है। शिक्षक से क्या बनता है? प्रमोशन होकर प्रधानाचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचकर यहाँ पर 8% का लाभ कमाता है, यानी कि 8% का प्रॉफिट हो, यानी कि कितना हो जाएगा? 2/25। ठीक है, यानी कि 25 की कोई चीज़ है और वह 27 में बेचेगा, तो 27 रेशियो बराबर 486। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? इधर से आपका 8 आ जाएगा, सॉरी बोल रहा हूँ, 8 बोल रहा हूँ। एक बार जाएगा, उसके बाद कितनी बार जाएगा ये? तो बचेगा कितना आपका? कितनी बार जा रहा है आपका? 18 बार जा रहा है। तो इधर से जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? 25 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 450। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि उस वस्तु को 414 में बेचने पर, यानी कि 414 में बेचेगा जब वो, तो कितने का उसको हानि होगी? कितने की हानि होगी? 36 की। ठीक है, और 450 के रिस्पेक्ट में तो कितनी परसेंट की हानि होगी? नौ चौको 36, 9 45। ठीक है, तो 50 भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8% की हानि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खोई। ठीक है, यानी कि बैगस। तो गन्ने का जब रस निकाल लेते हैं उसका मीठा रस, तो बचा हुआ जो फाइबर होता है वो खोई होता है, बैगस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि शिक्षकों को बार बार, ठीक है, शिक्षकों को बार बार गलती करने वाले छात्रों को कभी नहीं डांटना चाहिए, ये आपसे कथन में बोला गया है। तो अवधारणाएं क्या लगा सकते हैं कि छात्र जानबूझकर बार बार गलतियां नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर कोई भी छात्र यहाँ पर बार बार स्वयं जानबूझकर गलती नहीं करता है, तभी तो एक कथन में बोला गया कि शिक्षकों को बार बार गलती करने वाले छात्रों को कभी नहीं डांटना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। और बोला जा रहा है कि नकारात्मक दृष्टिकोण छात्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर उसको मारेंगे पीटेंगे तो यह दोस्तों छात्र के बेहतर प्रदर्शन के लिए वह अच्छा तरीका नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बू आइबुप्रोफेन, ठीक है, आइबुप्रोफेन प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड बॉक्सों में मौजूद एक आम हाथ दवा है, और इससे कब लिया जाता है? तो जब दोस्तों दर्द हो, बुखार हो या फिर सूजन हो, तभी इसका लिया जाता है, आइबुप्रोफेन। ठीक है, आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आपका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, देखो एलसीएम आपको आसानी से ऐसे निकाल लेना है। 48 है और इधर 54 है, तो इसको काटते जाइए, तो 2 से काटेंगे आप तो वो 24 बार जाएगा और ये 27 बार जाएगा। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो ये आपका 8 बार चला जाएगा, ये आपका 9 बार जाएगा। उसके बाद 8 बार इसको काटना पड़ेगा, 9 बार इसको, तो 9 8 72 दूनी 144 और इंटू 3 करेंगे तो 144 इंटू 3 432। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन बोले सर, डैश जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवांशिक सामग्री डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, तो क्या हो जाएगा? आयनिक कारक विकिरण। ठीक है, जो आयनिक विकिरण होती हैं वह दोस्तों क्या होती है? डीएनए को भी प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन, देखो जिस तरह से आपको यहाँ पर 5 @ 11 बराबर 4 लिखा है, उसी तरह यहाँ पर इसको ये लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको ये लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जब यहाँ पर अगर इसको प्लस मान लेते हैं तो इधर 16 हो जाएगा, 5 और 11 16 हो जाएगा, तो इसमें 4 का डिवाइड करने पर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखते हैं कि ये 20 हो जाएगा, 20 में 4 का डिवाइड करने पर 5 आ जाएगा। इधर पर आपका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 32 में 4 का डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। इधर 12 हो जाएगा, 12/4 करेंगे तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश एक झुका हुआ किनारा होता है जो जुड़ने वाली सतह से समकोण पर नहीं होता है। ठीक है, तो जुड़ने वाली सतह से समकोण पर नहीं होता, ये होता है आपका बेवेल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप इन सभी के बारे में पढ़ सकती हैं। बेवेल आपका ये रहा, बुलनोज ये रहा, ओची आपका ये रहा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम में। अगला क्वेश्चन, इसको आपको एक्स का मान निकालना है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 5x/2 माइनस आपका 15/6 और माइनस आपका 20x/9। ठीक है, और बराबर आपका 5/6 है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5, यहाँ पर देखो 18 ले लेते हैं,
ठीक है। और इधर आपका अपना 45x माइनस आपका 45 माइनस आपका कितना हो जाएगा 40x बराबर आपका 5/6 है। इसको इससे काट देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि आपका 5x बराबर आपका 15 प्लस आपका 45। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, इधर 60 आएगा तो 60/5 यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 500 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गतिज ऊर्जा इतनी है किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वेग क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर आपका 64 किलो जूल है। किलो को हटा देंगे तो 64,000 हो जाएगा। तो 1/2 और मास आपका 500 है, आपको भी का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना अपन, तो आपका कितना हो जाएगा, इधर से ये हो जाएगा आपका कितना 25। ठीक है, देखिए 250, तो 20² बराबर आपका कितना हो जाएगा, इधर से 64,000/250। इसको इससे काट देंगे, उसके बाद 25 से इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 64 × 4 हो जाएगा। ठीक है, 64 × 4 v² का मान जब आप निकालेंगे तो 64 से 8 निकल आएगा, 4 से 1 2 निकल आएगा। ठीक है, यानी कि v का मान आपका कितना आ जाएगा 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कि एक पंप की कार्य क्षमता 50% है। ठीक है, यदि 20 मिनट में 2 टन पानी को 60 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाया जा सकता है तो पंप की इनपुट शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोई भी पंप है और 2 टन पानी को 60 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाया जाता है, यानी कि वहाँ पर उसके किए गए वर्क किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा mgs। ठीक है, क्योंकि वो हाइट पर यहाँ पर कहीं पर पानी भरेगा, और तो यहाँ पर mgs उसका टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि आउटपुट वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट या वर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाने वाला है आपका mgs। तो आपका m कितना है, मास आपका देखो कितना हो जाएगा आपका 2 टन है, यानी कि उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे 2000 मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर गैप डिस्प्लेसमेंट 10 हो जाएगा। हाइट कितनी है 60। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट वर्क हो गया। लेकिन आप यहाँ पर समझते हैं कि कार्य क्षमता क्या होती है, तो वर्क इफिशियंसी क्या होती है। वर्क इफिशियंसी बराबर क्या होता है कि आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। ठीक है, और पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर आपका जानते हो कि पावर बराबर आपका क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क आपका ये हो गया, और टाइम कितना ले रहा है ये वर्क करने में, तो आउटपुट पावर हम यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ आपका 2000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो 20 मिनट का टाइम लग रहा है, यानी कि 20 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे। तो इधर इसको कर देंगे, 60 से 60 कट जाएगा, और 20 इसको काटेंगे तो 100 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो आउटपुट पावर कितना आ रहा है 1000 आ रहा है। ठीक है, 1000 आ गया, और बटे इनपुट पावर हमें निकालना है। ठीक है, इनपुट शक्ति और किलोवाट में निकालना, तो जो आपकी इफिशियंसी क्या दी हुई है 50% दक्षता, यानी कि 1/2 बराबर आपका 1000 बटे आपका इनपुट पावर। ठीक है, तो यहाँ से इनपुट पावर बराबर आपका कितना जाएगा, इनपुट पावर बराबर आपका 2000 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो 2000 जूल नहीं आएगा, वाट आएगा, क्योंकि पावर निकालना, पावर की यूनिट क्या होती है वाट होती है। तो किलो वाट कितना हो जाएगा, A1P बराबर 2 किलो वाट। किलो लगाने पर 1000 का डिवाइड करते हैं तो 2 बचेगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कौन सा भिन्न है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -3 इधर कर रहा है -3। ठीक है, -3 कर रहा है, इधर भी, इधर आपका +3 कर रहा है, इधर +3, इधर भी +3 +3 +3 +3, यानी कि आपका इसमें -3 कर रहा है, तो आपका यही अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20 किलो ओम, ठीक है, प्रतिरोध वाले एक तार पर 12.5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर V/R, यानी कि आपका भी 12.5 है, और आर कितना है आपका 25। ठीक है, 25 और किलो ओम। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे ना जब, तो यहाँ पर देखो ये एक चीज़ और आपको देखना होगा, इसको सॉल्व तो कर लेंगे अपन लोग, लेकिन जो विद्युत धारा निकालना है वो माइक्रो एम्पियर में निकालना है। ठीक है, तो माइक्रो बराबर क्या होता है 10⁶। ठीक है, ओके, तो आप देखेंगे अपन, तो आपका यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा 12.5 और बटे
आपका कितना इधर 25 और किलो लगा है तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई होगा। ओके, इतना आपका क्या है, काहे में निकलेगा, एम्पियर में निकलेगा। ठीक है, ये एम्पियर में आपको निकलेगा, लेकिन आपको किस में लेना है, इसमें लेना है माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, तो माइक्रो एम्पियर यानी कि आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोस्तों हमें ये एम्पियर में है और इसको माइक्रो 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 और लगाना है तो इसमें क्या करना होगा, इसका डिवाइड करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी को यहाँ पर अगर लगाते हैं तो उसमें डिवाइड करना होता है, इसको हटाते हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब नीचे डिवाइड करेंगे ना तो 12.5 बटे आपका कितना हो जाएगा, 25,000 है। और आप नीचे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका नीचे आ जाएगा 10⁻⁻6। तो ये नीचे ना रख कर ऊपर चला जाएगा, कितने ऊपर, ये हो जाएगा 10⁻6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना देखो, अब यहाँ पर आपका एक जीरो तो ये ले जाएगा, यानी कि 125 इंटू 10⁻5, 5 बचेगा और 5 में से 3 ये चला, यानी 10 की पावर केवल 2 बचेगा, बटे आपका कितना 25। तो 25 चौको ये हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर यहाँ से कितना आने वाला है। चलिए देखो एक बार इसको शुरुआत से अच्छे से सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर आई बराबर क्या होता है आपका V/R, और R आपका किस में दिया हुआ है, किलो प्रतिरोध में। ठीक है, किलो ओम में। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये आई बराबर 12.5 बटे 25 इंटू 10⁻3। ठीक है, ओम। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो एम दिया गया है ना, ये आपका माइक्रो नहीं है। ठीक है, माइक्रो मैंने बताया था, माइक्रो का जो वो होता है ना चिन्ह, तो वो होता है म्यू। ये दोस्तों आपका मिली है। ठीक है, मिली है, मिली ये 10⁻3 होता है, 10⁻−3, 10⁻−3। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये कितनी बार जा रहा है, ये 0.5 बार, और ये जब नीचे माइनस प्लस का घात तो ऊपर जाएगा तो 10⁻−3 हो जाएगा, इतना एम्पियर। यानी कि इसी को तो हमें हटाना है, इसी को जब हटा देंगे 10⁻−3 को तो आपका 0.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर। अब क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी के 2/7वें हिस्से की वसीयत अपनी पत्नी के नाम करता है शेष पूंजी के 1/3वें भाग को, यानी टोटल हमें पूंजी यहाँ पर इनका एलसीएम मानना होगा आधार का। ठीक है, तो 7 है, इधर 3 इनकी इक्कीस, हम टोटल मान लेते हैं, इक्कीस टोटल है, और इसमें से 2/7 यानी कि कितना हो जाएगा, 7 का यानी कि 6 जो है तो अपनी वाइफ को दिया जाता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि शेष पूंजी का 1/3, शेष कितना बचेगा 15, तो 15 का 1/3 हिस्से वसीयत अपने पुत्र के नाम कर देता है, यानी कि अपने सन को कितना दे देता है वो, 15 के 1/3 यानी कि 5। और बोला जा रहा है कि अपने पुत्र के नाम करता है, शेष बची हुई पूंजी अपनी 3 पुत्रियों को बराबर हिस्से में बांटता है। तो बची देखो 6 5 11 हो गई, बची 10, तो बची 3 पुत्रियों में 10/3, 10/3 सभी को बांट देगा, सभी को बराबर 10/3। ठीक है, तो अब आगे बोला जाए, यदि प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से से 2/3 में हिस्से के बराबर धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पुत्री को, तो देखो क्या बोला जा रहा है, यदि प्रत्येक पुत्री को 10/3 प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से के, तो पुत्र का हिस्सा 5 है और पुत्र के हिस्से के 2/3 के बराबर धनराशि प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देख सकते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि बराबर राशि प्राप्त हो रही है। तो बोला जा रहा है कि और प्रत्येक पुत्री को इतनी राशि प्राप्त हो रही है। ठीक है, इतनी 2 लाख रुपए है, तो उस व्यक्ति की पूंजी क्या हो जाएगी, तो डायरेक्टली आपको इसके बराबर कर देना। आप देखो ये चीज़ दी हुई है ना, जो आपको यदि इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चीज़ दी हुई है बेफालतू की दी हुई है, कोई काम की नहीं है। आपको इतना, आपको पता है कि पुत्री को इतना हिस्सा मिल रहा है, तो प्रत्येक पुत्री को इतना रुपए इसी के बराबर कर देना है आपको। ठीक है, बराबर करेंगे यानी कि आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ठीक है, 60,000 एक रेशियो को माना जाएगा, और आप टोटल पूंजी क्या हो जाएगी, 21 रेशियो हमने टोटल मानी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मान लेते हैं 0.1 को हम ए, अगर ए मान लेते हैं तो A⁻3 हो जाएगा, 0.04 को अगर बी मानते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा B⁻3। ठीक है, और डिवाइड में आपका क्या है, देखो अगर यहाँ पे आप देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अगर कॉमन लेंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा कॉमन, 0.8 कॉमन आएगा। ठीक है,
0.8 अगर कॉमन ले लेते हैं आप 0.8, तो आपका यही बन जाएगा दोबारा से, ठीक है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 ही बन जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि 1/0.8 आपका आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.125, ठीक है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है कि यहाँ पर नन्हा कली, ठीक है, तो 1996 में नन्ही कली नामक यहाँ पर परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो आनंद महिंद्रा जी ने किया था। नन्ही कली नामक परियोजना का शुभारंभ आनंद महिंद्रा जी ने 1996 में किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का मंगल ग्रह पर भार इतना है, ठीक है। तो अगर भार W बराबर आपका कितना है 222 है, तो यानी कि mg बराबर ही इतना दिया हुआ है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुरुत्व जनित त्वरण क्या होगा अगर उसका द्रव्यमान 60 है, ठीक है। तो अगर उसका द्रव्यमान 60 है तो g बराबर क्या हो जाएगा 222/60। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर देखो 6×18 3 बार जाएगा, उसके बाद बचेगा 4, 42 हो जाएगा, 6×7 42, ठीक है। और पॉइंट लगेगा तो आपका कितना हो जाएगा 3.7। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक विक्रेता अपने दिनचर्या शुरू करता है और उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर पश्चिम की ओर बोला गया, तो पश्चिम की तरफ मोड़ेंगे उसको। पश्चिम की ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है। दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है, और फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और फिर बाईं ओर मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है। तो बाईं ओर मुड़ेगी तो 5 चलती है, ठीक है ना। तो बाईं ओर इस तरफ मुड़ेगी तो 5 चलती है, तो इधर 5 हो जाएगा। और अब अपनी प्रारंभिक किसी स्थिति में 2 इधर था, 5 इधर था, यानी कि 7 इधर, दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि यहीं पर आमने सामने रहेंगे। लेकिन प्रारंभिक 9 किलोमीटर, देखो इधर 6 है और ये 3 है, तो 6 3 9 किलोमीटर की दूर पश्चिम की ओर रहेगा अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको आपको -260 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो -200 बटे आपका 5 बराबर आपका F -32/9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 9 को 36 -360 प्लस 32 बराबर आपका F, ठीक है। इसको जब करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 1.6 कूलाम के आवेश को 0.8 विभवांतर पर स्थानांतरित करने के किया गया कार्य। तो आपका V बराबर क्या होता है, आपने पहले बताया कि वर्क अपॉन जो कूलाम आवेश दिया हो, ठीक है। तो आपका V का मान 0.8 है, और आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए आवेश का, ठीक है। तो 1.6 बराबर वर्क हो जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है 1.21। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लेड के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा इतनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो किसी भी पदार्थ की दोस्तों ठोस अवस्था को, ठीक है, ठोस अवस्था को तरल अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यदि लेड का एक टुकड़ा इसके हिमांक 337 डिग्री सेल्सियस पर जमने पर इतनी ऊष्मा मुक्त करता है, तो उस टुकड़े का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे, तो जो आपकी विशिष्ट गुप्त ऊष्मा वो क्या होती है L, ठीक है। L बराबर आपका क्या हो जाता है, L बराबर आपका फ्रेंड्स हो जाता है Q/m, ठीक है। तो L बराबर आपका क्या हो जाएगा Q/m। Q/m जितनी उसको ऊष्मा उसको अवस्था बदलने में लग रहा है ऊष्मा, उतनी बटे मास, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, m का मान निकालना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका m बराबर Q/L, ठीक है। तो इधर Q का मान आप रखते हैं तो कितना है आपका इतना 2116 बटे आपका जो है L का मान कितना है, L का मान आपका विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 23 है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 52 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 92 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से आपको फ्रेंड्स अलग बताना, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे लेटर LFDCWEGIH ये सभी में है, लेकिन अलग अलग पोजीशन में है, लेकिन ये सभी हैं। लेकिन यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं इधर भी W इधर भी W, लेकिन इधर M है, तो यही अलग हो जाएगा। और बाकी चौथा ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी W ही है, जो आपका तीसरा ऑप्शन M है यही अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि यहाँ पर इस सीरीज में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C और क्या हो जाएगा इधर B, ठीक है।
क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 यानी कि 15 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 या फिर 5, तो 3 या 5 के टुकड़े बनाएंगे। हम पहले 3 के बनाते हैं, तो सी यहाँ पर एक, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं सी डैश ए, गैप गैप नहीं है, फिर आपका क्या है, फिर आपका क्या है, एक्स है ना, तो एक्स है, और उसके बाद क्या गैप है, जेड ए गैप सी, जेड गैप एक्स सी गैप ए। तो यहाँ पर देखो सी के बाद क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि ए बी सी और एक्स वाई जेड के बन रहे हैं लेकिन आगे पीछे कर रहे हैं, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। उसके बाद देखो एक्स जेड इधर है तो इधर वाई आ जाएगा, ठीक है, 3 3 के यहाँ पर लिख कर देते हैं। इधर ए सी है तो इधर बी आ जाएगा, इधर जेड एक्स है तो वाई आ जाएगा, इधर सी ए है तो बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी वाई बी और वाई बी, ठीक है। तो बी वाई बी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सभी बूट इस स्नीकर हैं, ठीक है, तो सभी बूट किसके अंदर आ जाएंगी, सभी बूट स्नीकर है। उसके बाद सभी स्नीकर जूते हैं, तो सभी स्नीकर जूते हैं, कुछ जूते बूट हैं, कुछ यहाँ पर अगर सारे पॉजिटिव हो ना, सभी वाले ऑल वाले, तो आपका ये राइट ही होगा हमेशा, कुछ वाले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ उठाने की चिमटी, ठीक है। तो बर्फ उठाने की चिमटी ऐसी होती है, यहाँ पर बर्फ उठाते हैं, ये फलक्रम होता है, और आप एफर्ट इधर पे लगाते हैं, तो इधर आपका एफ हो जाएगा, इधर आपका एफर्ट यानी कि ई हो जाएगा, इधर लोड हो जाएगा। तो अगर बीच में दोस्तों आपका एफर्ट आ रहा है ना, तो वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी, ठीक है। तो रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी, यानी कि 1:8। 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु का 10:3 यानी कि 10:3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अनुपात बढ़ रहा है, इधर भी 2 अनुपात बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले का अनुपात था, ठीक है, और अब ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है वर्तमान के, यानी कि कितना का एड होगा, देखो जैसे ये प्रेजेंट है मेरा, अब मैं 5 साल पहले जाऊंगा तो माइनस का 5 रहेगा, और आगे 5 साल जाऊंगा तो यानी कि इनके बीच का अंतर कितना रहेगा, 10 साल का अंतर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर 2:10 के या 1:5 आ गया। तो रोहन की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो क्या हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु, देखो यहाँ पर ये 5 साल पहले का रेशियो है, तो 1:5 यानी कि इधर भी 5 आ जाएगा, और 5 साल पहले का अनुपात है तो 5 इसमें ऐड करना होगा, तो प्रेजेंट की उम्र क्या हो जाएगी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.05 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक सोने के सिक्के का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो द्रव्यमान ज्ञात करना आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बेलन बन रहा है ना सिक्का, तो पाई r² और h, तो 22/7, और मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका r² कितना हो जाएगा, 4, और इंटू हाइट कितनी है आपकी, यहाँ पर हाइट आपकी कितनी है, 5/100, ठीक है, 5/100 है, और मल्टीप्लाई आपको कितना करना होगा, उसका घनत्व डेंसिटी, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। तो आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो आप इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीतकार TR महालिंगम किस यंत्र संबंधित है, तो बांसुरी से, ठीक है। तो बांसुरी से संबंधित है दोस्तों। बाकी आप संतूर के बारे में एक नाम अच्छा प्रसिद्ध है, वो समझ लीजिए शिव कुमार शर्मा, ठीक है, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, और तबला वादक जाकिर हुसैन है, ठीक है। तो बांसुरी वादक आप ध्यान देना कि एक चौधरी जी भी हैं, ठीक है, चौधरी जी भी हैं एक बांसुरी वादक, और जो TR महालिंगम ये भी बांसुरी वादक हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक टंकी, ठीक है, एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो पाइप बी 15 घंटे में खाली करने वाला है, और यदि दोनों पाइप मिल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी इतने मिनट में भरती है, यानी कि 7 घंटे। ए और बी अगर दोनों साथ में खोले जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, 15/2 का, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो 15 ले लेते हैं, तो ए की क्षमता क्या जाएगी, 1, वो भी नेगेटिव क्योंकि ये खाली करने वाला है, और इधर ए और बी की क्या आ जाएगी क्षमता दी हुई है, ए और बी की क्षमता क्या जाएगी, 2, ठीक है। देखो अब ए प्लस बी बराबर 2 आ रहा है, जिसमें से ए का मान -1 है, तो जो बी का मान है -1 है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए की क्षमता 3 हो जाएगी। तो बोला जा रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स क्या था कि ए एक टंकी को x घंटे में भरता है, ठीक है, यानी कि देखो टोटल टंकी 15 है यूनिट है और क्षमता 3 है,
तो 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितने समय में भर लेगी, 5 घंटे में। ठीक है, तो एक्स का मान 5 घंटे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर शोकुन, ठीक है, किसके लेखक हैं, के लेखक का नाम क्या है, तो सत्यजीत रे। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड। ठीक है, एयू का जो आपका क्या होता है डेंसिटी, घनत्व होता है डेंसिटी, वो अत्यधिक होता है, सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन 100वां और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले इसको कोष्टक के अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो आपका इधर से कितना हो जाएगा 210। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको तो ये 3 बार जाएगा, तो 42/3 की 14 माइनस इधर से कितना आ जाएगा 112 प्लस 8, 12 प्लस 8। ठीक है, यानी कि आपका 2 इधर हो जाएगा, 2 8 10, तो आपका यहाँ पर 12 माइनस 1/5, 20% का मतलब 1/5 होता है, इंटू 10, इसको 2 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 10 को, तो अब आंसर क्या आ जाएगा 10। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या लास्ट ही क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सभी को यही कह दूँ कि जो लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।